नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम भीड़ में फंसे भारत का एक धक्का मुक्की वाला विश्लेषण करेंगे। भारत के लोग अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इस लाइन में ही लगे रहते हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और यहां तक कि महाकुंभ जैसी तीर्थ यात्रा के लिए भी आज करोड़ों लोगों की भीड़ लाइन में लगी है। इस भीड़ को चीरते हुए जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा वही असली सिकंदर है। लेकिन इस भीड़ में हर साल कितने ही बेनाम लोगों की सांसें भगदड़ में रुक जाती हैं। ये तमाम लोग एक दिन के लिए हेडलाइन जरूर बनते हैं और फिर इस देश की भीड़ आगे बढ़ जाती है। आज हम आपके सामने आप ही की जिंदगी का सबसे बड़ा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या भारत भीड़ में बुरी तरह फंसा हुआ एक देश बन चुका है। भारत के आम आदमी को इस लाइन में खड़े हुए पूरे 77 वर्ष बीत चुके हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे भी ट्रेन में सीट और अस्पताल में बेड पाने का अधिकार मिलेगा। इसके बाद आपको दिल्ली के उस मंडप में लेकर चलेंगे जहां बाराती तो तैयार हैं, लेकिन यह नहीं पता कि दूल्हा कौन है। और यह समारोह है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का। इस कार्यक्रम में आने वालों के नाम तो तय हो चुके हैं, लेकिन शपथ कौन लेगा यह अभी तक एक सवाल बना हुआ है। और जो लोग दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम जानने के लिए बेताब हैं, उन्हें हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन समय और स्थान जरूर बता सकते हैं। वो स्थान है दिल्ली का रामलीला मैदान, समय है, दिन है 20 फरवरी और समय है शाम 4:30 बजे। लेकिन सबसे पहले हम भीड़ में फंसे भारत का एक धक्का मुक्की वाला विश्लेषण करेंगे। इस वक्त देश की ज्यादातर ट्रेनों में, बसों में और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। और यह भीड़ ऐसी है कि हमारा देश अब इस भीड़ में बुरी तरह से फंस चुका है। हालत यह हो गई है कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर, नीचे गिराकर और कई बार हिंसा करके किसी भी तरह से महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में इस भीड़ के कारण पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस अड्डे पर चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए। इनमें भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से आपको याद होगा 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। दुख की बात यह है कि जिस भीड़ ने इन लोगों को कुचलकर मार डाला, उस भीड़ को इस बात का एहसास तक नहीं है और रेलवे स्टेशन पर अब भी हजारों लोगों की भीड़ ऐसे ही जमा है। ये जो लोग 18 लोग थे जिनकी सांसें रुक गई, एक दिन के लिए ये हेडलाइन जरूर बने, लेकिन उसके बाद यही भीड़ सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ गई। और ऐसा अनुमान है कि जिस वक्त हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस समय भी देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 10 से 15 लाख लोग प्रयागराज जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और लगभग 7 से 8 लाख लोग इस समय भी प्रयागराज जाने वाले हाईवेज और सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। आप यहां जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा की पूरा देश इस समय एक जैम में फंसा हुआ है या भीड़ में फंस कर रह गया है। एक कड़वा सच यह भी है कि हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था इस भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भीड़ ही इतनी है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इसमें कोई भी व्यवस्था कम पड़ जाएगी, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएगा, कितना भी बड़ा रेलवे स्टेशन बना लीजिए, कितना भी बड़ा बस अड्डा बना लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना लीजिए, इस भीड़ के सामने वो सब छोटा पड़ जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जो घटना हुई, उसका एक बड़ा कारण यह था कि प्रशासन ने भीड़ के नियंत्रण के लिए कोई कंट्रोल रूम बनाया ही नहीं था। और इसी तरह की चूक 29 जनवरी को भी हुई थी, जब महाकुंभ का प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रहा और 30 लोगों की वहां पर भी मौत हो गई। वो 30 लोग कौन थे, आपको उनके नाम भी याद नहीं होंगे। ये 18 लोग कौन थे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिन्होंने दम तोड़ दिया, उनके नाम भी आपको याद नहीं रहेंगे। और एक दिन के लिए ये लोग हेडलाइन बनते हैं, इन पर एक विश्लेषण होता है, अखबार वाले लिखते हैं और फिर ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ जाती है। आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की मौजूदा व्यवस्था भारत की इस भयंकर भीड़ का बोझ सह सकती है?
पिछले 75 वर्षों में भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ हो चुकी है। कुल 109 करोड़ लोग हमारे देश की आबादी में बढ़ चुके हैं आजादी से लेकर अब तक। लेकिन सोचिए, क्या जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ी उसी रफ्तार से हमारे देश की बुनियादी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ है, विस्तार हुआ है? वर्ष 1951 में जब भारत की कुल आबादी 36 करोड़ थी, तब पूरे भारत में 6000 रेलवे स्टेशन थे। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिएगा आज आप। तब पूरे देश में 6000 रेलवे स्टेशन थे 36 करोड़ की आबादी पर। लेकिन आज जब देश की कुल आबादी 145 करोड़ है, तब भी पूरे भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या 8495 है। इसका मतलब यह है कि पिछले 75 वर्षों में आबादी तो बढ़ी है 109 करोड़, लेकिन नए रेलवे स्टेशन बने हैं सिर्फ 2495। इसके अलावा जिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई, वो स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था। आज से 101 साल पहले वर्ष 1926 में यह रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनवाया था। और आज यहां बात सिर्फ ट्रेनों की नहीं है। पिछले 75 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ी, उस अनुपात में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, हाईवेज, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन ये नहीं बने। और यही कारण है कि आज हमारे देश में हर जगह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये जो लाइन है, ये जो भीड़ है, ये हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के जन्म से शुरू हो जाती है। हमारे देश में जो आम आदमी है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक इस भीड़ में खड़ा रहता है, इस लाइन में लगा रहता है। सबसे पहले जन्म लेने के लिए अस्पतालों में लाइन लगानी पड़ती है। जन्म लेने के बाद स्कूल में दाखिले के लिए लाइन लगती है, फिर कॉलेज की लाइन लगती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, फिर राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और दस्तावेज लेना हो, फिर उसकी लाइन में लगना पड़ता है। और अगर आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है, मंदिर जाना है, उसके लिए भी आपको भीड़ का हिस्सा बनना होता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार के लिए भी हमारे देश में एक लंबी लाइन होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग अपने जीवन के औसतन 7 से 10 साल किसी न किसी लाइन में लगे हुए ही बिता देते हैं। और यह आपकी कहानी है। भारत का एक औसत व्यक्ति 7 से 10 साल अपनी पूरी जिंदगी के लाइन में खड़े हुए, लाइन में लगते हुए बिता देता है। और यही लाइन उनकी जिंदगी को क्रोध से भर देती है। आज आप देखिए, चारों तरफ अगर आप सड़कों पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, हर तरफ आपको लोग, क्रोधित लोग नजर आएंगे, जो अपनी बारी के लिए लोगों को पीछे हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे लोग क्रोध में हैं। इसलिए जरा सोचिए, जब देश की आबादी बढ़ती जा रही है और संसाधन हमारे पास उतने हैं नहीं, तो लोगों के बीच इन संसाधनों को हासिल करने की, इस सीट को हासिल करने की, इस एक टिकट को हासिल करने की कितनी जबरदस्त रेस लगी है। और हमारे देश का आम आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक इस रेस में दौड़ता चला जाता है। कई बार हारता है, कई बार जीतता है। और जब ऐसी कोई रेस लगती है तो दो चीजें होती हैं। पहली, इससे वीआईपी कल्चर शुरू होती है, जिसमें लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हमारे समाज के प्रभावशाली लोग खड़े होने शुरू होते हैं। और हमारे देश में दो वर्ग बन जाते हैं, एक है वीआईपी और दूसरी है आम जनता। आम जनता की भीड़ बढ़ती चली जाती है और उस भीड़ को चीरते हुए वीआईपी आगे निकल जाते हैं। और दूसरा, इतनी भीड़ से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी शुरू होती है। अगर आपको उस भीड़ को चीरना है, उस भीड़ के पार जाना है, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आप रिश्वत दीजिए, सब काम आपके लिए हो जाएगा। और इसीलिए हम कई बार जब शिकायत करते हैं कि भारत इतना भ्रष्ट क्यों है, हम भ्रष्टाचार में इतने आगे क्यों हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और संसाधन बहुत कम है। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए अगर एक ऐसा कमरा है जिसमें 2 लोग रहते हैं या जिसमें 4 लोग रहते हैं, अगर उस कमरे में आप 40 लोगों को रख देंगे और 2 दिन के बाद आप देखिए उन 40 लोगों का क्या होता है। वो कैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कैसे वो हर समय क्रोध में रहेंगे। उदाहरण के लिए, आज बहुत सारे लोग ब्लैक में ट्रेन का टिकट खरीदकर प्रयागराज जाना चाहते हैं।
और इस भीड़ में आगे जाने के लिए लोग रिश्वतखोरी का खुलकर सहारा ले रहे हैं और ये रिश्वतखोरी अब हर जगह हो रही है और हमारे समाज ने इस रिश्वतखोरी को अब स्वीकार कर लिया है। आज भारत एक भीड़ का देश बन गया है और आप कुछ और आंकड़ों से इसे समझिए। आज भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है, 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन है। हर साल 30 करोड़ लोग हमारे देश में ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। 30 करोड़ लोग, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है, 5,500 लोगों पर एक एटीएम है, 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है। और इसीलिए आपने देखा होगा आजकल अगर आप हिल स्टेशन पर भी जाएंगे तो वहां भी लंबा लंबा जाम है और जबरदस्त भीड़ है। हमारे हिल स्टेशंस भी अब चरमरा चुके हैं क्योंकि भीड़ जो वहां पहुंचती है उतनी भीड़ को कोई भी शहर सह नहीं सकता। 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, यानी एक जज को सुप्रीम कोर्ट में 4 करोड़ लोगों को न्याय देना है और 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। 35,000 लोगों पर सिर्फ एक शमशान घाट या कब्रिस्तान है। और लोगों की इस लाइन को आप ई रिक्शा के जरिए देख सकते हैं। हमारे देश में आजकल ई रिक्शा बहुत चलते हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, जिन ई रिक्शाओं में हमारे देश के बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस वैन में बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें भी आपको ऐसी ही भीड़ दिखाई देगी। जिस ई रिक्शा में 4 लोगों को बैठना चाहिए उसमें बच्चों को ठूस दिया जाता है। जिस वैन में 4 से 6 बच्चे होने चाहिए उसमें 10 से 15 बच्चों को ठूस कर ले जाया जाता है। हमारे देश का जो बच्चा बचपन से इस प्रकार से जब स्कूल जाएगा, फिर इसी तरह भीड़ का हिस्सा बनेगा जब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, फिर ऐसी ही भीड़ का सामना करना पड़ेगा जब उसे नौकरी चाहिए होगी, और नौकरी भी अगर मिल गई इसके बाद घर से कहीं भी बाहर निकलना है, शादी में जाना है, तब भी ऐसा ही संघर्ष। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना है तब भी ऐसा ही संघर्ष। अगर और किसी काम से कहीं घर से बाहर निकलना है तब भी घर से बाहर निकलते ही सड़क से ही वो संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर बस अड्डा हो या ट्रेन हो, और हवाई जहाज में जाने के सबके पास पैसे नहीं। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो है, लेकिन भारत के पास उतने संसाधन नहीं है जो हमारे देश की इस भीड़ में सबको बीच में बांटे जा सके बराबरी से, या इस भीड़ को वो कम कर सके। इस बात को आप आज झांसी से आई इन तस्वीरों से समझिए, जहां 4 सीट वाले एक ऑटो रिक्शा में 19 लोग बैठकर सफर कर रहे थे, और जब ट्रैफिक पुलिस ने इन लोगों को नीचे उतारा तो लोग देखने वाले हैरान हो गए कि एक 4 सीट वाले रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में 19 लोग कैसे आ गए। अगर आपको हमारे देश के ऊपर एक वीडियो बनाना हो तो ये वो वीडियो है। 4 सीट वाले एक ऑटो रिक्शा में 19 लोग। हमारे देश की भी हालत यही है। आज हमारे देश की स्थिति इस ऑटो रिक्शा के जैसी है, जिसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग हैं और एक विशाल भीड़ के बीच इस देश में लगातार आगे निकलने की रेस चल रही है। चाहे आप किसी को कुचल कर जाएं, चाहे इस तरह भीड़ का हिस्सा बनकर जाएं, और हर जगह नियम कानून तोड़कर यह भीड़ आगे निकलना चाहती है। बड़ी बात यह है कि जब यह भीड़ ज्वालामुखी बन जाती है तब भगदड़ जैसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं को भी हमारा देश बहुत जल्दी भूल जाता है। और इस बात को आप आज इन 2 तस्वीरों से समझिए। इनमें एक तस्वीर महाकुंभ के संगम क्षेत्र की है और दूसरी तस्वीर है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। ये वो 2 स्थान हैं जहां भीड़ के कारण भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन दुर्घटनाओं के बावजूद आज भी यहां भीड़ में कोई कमी नहीं है। भीड़ इस प्रकार से है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस भीड़ को कुछ याद नहीं कि जहां ये खड़े हैं उस जमीन पर, उसी जगह पर न जाने कितने लोगों ने अभी कुछ घंटों पहले दम तोड़ा है, कुछ हफ्तों पहले दम तोड़ा है। अनुमान है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब भी हर दिन 30 से 35 हजार लोग प्रयागराज जाने के लिए पहुंच रहे हैं, और हर दिन 7,000 जनरल टिकट्स की बिक्री ट्रेन के लिए हो रही है। बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहुत सारे लोग बिना टिकट के ही
तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। ये बिना टिकट के ही वहां जाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि ट्रेन में बैठने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। आज एक टिकट चेकर ने कुछ लोगों को बिना टिकट के पकड़ लिया। उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। उन महिलाओं से जब पूछा कि आपके टिकट कहां है, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं कि टिकट लेकर जाना होता है। हमें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप बस ट्रेन में बैठिए और प्रयागराज चले जाइए। इसके अलावा प्रयागराज एयरपोर्ट से हर हफ्ते 300 फ्लाइट्स चल रही हैं और अब तक 650 प्राइवेट और चार्टर्ड प्लेन्स भी प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, जिन्हें पार्किंग के लिए भी अब जगह नहीं मिल रही। अमीरों की अलग समस्याएं हैं। अमीरों की समस्याएं, वीआईपीज की समस्या यह है कि एयरपोर्ट पर उनके प्राइवेट प्लेन को लैंड करने की और पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। महाकुंभ की भीड़ हमारी व्यवस्था का कैसे इम्तिहान ले रही है, आज उस पर आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट बनाई है। जरा इसे देखिए और सोचिए कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो आपको कभी ना उसने जीने दिया है और ना आपकी आने वाली पीढ़ी को यह समस्या कभी जीने देगी, इसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। हम भगदड़ की बात तो करते हैं लेकिन भीड़ की बात नहीं करते। अब जरा उस भीड़ के दर्शन देखिए, दर्शन कीजिए। ये भीड़ देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर आप यहाँ फंसे होते तो क्या करते। कुछ नहीं कर पाते। भीड़ जिधर ले जाती उधर ही चले जाते, क्योंकि भीड़ पर कोई नियम काम नहीं करता। रेलवे स्टेशनों पर हालात ऐसे हैं कि ट्रेन में बैठना जंग लड़ने से कम नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गए तो बड़ी बात होगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जानलेवा भगदड़ से भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। इस भगदड़ में हुई मौतें देखकर उन्हें डर नहीं लगा। महाकुंभ में लोगों की आस्था ही ऐसी है कि ना उन्हें भगदड़ का खौफ है, ना मौत की दहशत। महाकुंभ में जाना है तो बस जाना है, बात खत्म। कैसे जो है आपाधापी मची हुई ट्रेन को बोर्ड करने के लिए लगातार रेलवे की तरफ से कॉशन अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जिनके पास जनरल टिकट है या फिर स्लीपर की टिकट है वो उस ट्रेन में बोर्ड ना करे। बोनाफाइड लोग जिनके पास बोनाफाइड टिकट है वही बोर्ड करे। ये बार बार कॉशन अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जीआरपी और रेलवे पुलिस सक्रिय दिखी। विसिल बजा बजाकर लोगों को पीछे किया जा रहा था। दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने 60 हाई ट्रैफिक रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग जोन बनाने की बात कही है, जहां यात्रियों को रोका जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट बंद करने का भी ऐलान किया गया है। आपको मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे भीड़ नियंत्रण के लिए आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस के जो जवान हैं लोगों के साथ असिस्ट कर उनको यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो भीड़ है उसको प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ रखा गया है रस्सी के जरिए, ताकि जो भीड़ है वो दूसरी तरफ यानी कि गाड़ी की तरफ ना आ सके। वैसे तो रेल की एक बोगी में 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन भीड़ ने 5वां दरवाजा भी खोज दिया है। छोटी सी खिड़की से कुछ महिलाओं और बच्चों को ट्रेन के अंदर फेंक दिया जा रहा है। सोचिए ट्रेन के अंदर क्या हाल होगा। बहुत ज्यादा भीड़ है। मतलब कि हम लोग परेशान, हम लोग बैठे हुए हैं 5 बजे ये शाम से आकर के। बाथरूम खुलवाइए कम से कम प्लीज। बाथरूम कहाँ करेगा इंसान, मर जाएगा इंसान। बाथरूम पूरा जाम है सर, बाथरूम खुलवाइए। बाथरूम पूरे अंदर बैठे हैं पब्लिक। ट्रेन में भी ये स्थिति है, पैर रखने का भी जगह नहीं है। खड़े जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है, जा रहे हैं खड़े। कुछ रेलवे स्टेशन तो ऐसे हैं जहां यात्रियों को ट्रेन में बैठाने के लिए पुलिस ने विशेष नियम बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन भी हैं जहां यात्री पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं। पुलिस वालों को मजबूरन धैर्य बनाए रखने का ज्ञान देना पड़ रहा है।
कितना बड़ा भीड़ है भाई लोग। रेलवे स्टेशनों पर ये भीड़ कहां से आई? इतनी संख्या में ये लोग स्टेशनों पर इकट्ठा कैसे हो गए? इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वैसे चुनौती तो उन रेलवे अधिकारियों के लिए है जिनको बिना टिकट यात्रियों की तरफ से अजीबोगरीब जवाब मिलते हैं। प्रयागराज जाने वाली ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसके दरवाजे पर 5-6 लोग लटके हुए न दिखते हों। ट्रेन के अंदर दम घुटने जैसा माहौल है, लेकिन फिर भी श्रद्धा सब पर भारी है। टिकट है आपके पास? जनरल टिकट है। जनरल टिकट है। तो इसमें टिकट है तुम्हारे पास? जनरल टिकट है। तो एसी 2 टायर में जो मूल है वो तो नहीं चढ़ पा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? चढ़ेगा नहीं इंसान। तो देख सकते हैं टॉयलेट के पास भी लोग मजबूरी में सफर करने के लिए जंगल पहुंचे हैं और जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की यात्रा का मुख्य साधन ट्रेन है, लेकिन फिलहाल इससे यात्रा करना सबके बस की बात नहीं है। हर स्टेशन पर लोगों का समंदर है और इसी में डूब कर जाना है। खूब मजा आना है। अब कैंसिल, अब नहीं जा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे, जब मर जाएंगे की पाप धुलाएगा। जिएंगे कि मरेंगे, नहा जाएंगे तुमसे। आपका एसी कोच में देख लीजिए प्रशासन कैसे जनरल लोगों को घुसा रहा है। हम लोग को मतलब टिकट लेने के बाद भी यदि IRCTC इस तरह का व्यवस्था दे तो फिर क्या मतलब है? IRCTC से क्या कहना? अगर आप ट्रेन से ना जाकर कार या बस से जाने की योजना बनाते हैं तो अपनी यात्रा का समय कुछ घंटे बढ़ा लीजिए। प्रयागराज तक जाने वाले सभी रूट पर आपको जाम मिलेगा। संगम में स्नान करने से पहले आपको कई घंटे जाम में बिताने पड़ सकते हैं। प्रयागराज में शनिवार और रविवार को हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। देश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, जिससे जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग जाता है। ज्यादातर श्रद्धालु वीकेंड पर महाकुंभ आ रहे हैं, जिससे भीड़ बाकी दिनों के तुलना में ज्यादा रहती है। कितनी देर से जाम में फंसे हैं आप? कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे से जाम में कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। हवाई यात्रियों के लिए भी दिक्कतें कम नहीं हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भीड़ दिख रही है। जाम में फंसने के डर से हवाई यात्री 5 से 6 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अभी स्थिति यह है कि गांव के गांव एक साथ उठकर प्रयागराज जाना चाहते हैं और गांव में व्हाट्सएप पर या दूसरे माध्यमों से ऐसी खबरें फैल गई हैं कि सरकार फ्री ट्रेन चला रही है प्रयागराज जाने के लिए। और जैसे ही लोगों को यह पता चला तो पूरे के पूरे गांव उठकर स्टेशन पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जा रहे हैं कि सरकार ने फ्री ट्रेन चलाई हुई है प्रयागराज जाने के लिए। हमारे देश का एक बहुत छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो मेंटल हेल्थ की बातें करता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये विषय है ही नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है मेंटल हेल्थ। लेकिन सोचिए, जो लोग इस भीड़ में, इस संघर्ष में दिन रात जी रहे हैं, दिन रात धक्के खा रहे हैं, भगदड़ में अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, इन लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? इन लोगों के दिल पर, दिमाग पर क्या बीतती होगी, आप क्या कहेंगे? क्या आप उनसे यह कहेंगे कि वो लंबी और गहरी सांसें लें और यहां पर योग करें? कैसे अपने गुस्से पर काबू रखेंगे? दूसरा, आज आपको यह भी सोचना होगा कि इस समय हर व्यक्ति महाकुंभ ही क्यों जाना चाहता है। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, यह बात तो सही है। लोग अपने इस धर्म के पर्व में जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाकर ये क्या चाहते हैं, इनके मन की इच्छा क्या है? अगर आप गहराई से इन्हें देखेंगे तो असल में ये सारे लोग वो हैं जिन्हें लोकतंत्र में नेताओं की कृपा कभी नसीब नहीं हुई।
आजादी को मिले 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनका जीवन नहीं बदला। जब ये हर तरफ से हार गए, व्यवस्था से हार गए, सरकारों से हार गए, और तब भी इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, तो इनके पास आखिरी उम्मीद है चमत्कार की उम्मीद। भगवान की कृपा के रूप में सिर्फ एक चमत्कार बचा है, और यह चमत्कार आज इन लोगों को महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। इनमें से बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद जगी है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस विशेष योग पर महाकुंभ जाएंगे, गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करेंगे, तो शायद उनके जीवन में भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, और हो सकता है रातों रात कुछ बदल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। उन्हें सूखे कुएं वाली जिंदगी से शायद एक स्विमिंग पूल वाला जीवन मिल जाए, रातों रात कुछ ऐसा हो जाएगा। सब इस उम्मीद के साथ वहां पर जा रहे हैं, और यही कारण है कि आज भी भगदड़ की 2 बड़ी घटनाओं के बाद 1,23,00,000 लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। यानी भीड़ में कोई कमी नहीं आ रही। पवित्र स्नान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। चाहे भगदड़ हो, चाहे कितनी भी लाख परेशानियां हो, संघर्ष हो, धक्का मुक्की हो, भूख प्यास हो, लोग इस भीड़ में बेहोश हो जाएं, तो भी। और अब तक पिछले 36 दिनों में 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है, और इससे यह पता चलता है कि महाकुंभ को लेकर हमारे देश के लोगों में कितनी आस्था है, और लोग इस बार के स्नान के मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, चाहे जान गंवानी पड़ जाए, लेकिन स्नान करके रहेंगे। अब आप ये देखिए कि लोग इस चमत्कार की उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था उनके साथ कभी इंसाफ नहीं करती। क्या आपने कभी सोचा है कि भगदड़ की जो घटनाएं रेलवे स्टेशन पर अक्सर आपको देखने को मिलती हैं, बस अड्डे पर आपको देखने को मिलती हैं, वैसी घटनाएं एयरपोर्ट पर क्यों नहीं होती? इस तरह की भगदड़ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं होती? या जिस तरह का ट्रैफिक जैम आम लोगों के लिए लगता है, जिस तरह की खराब सड़कें आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के बाहर सड़क जैसी खराब हैं, वैसा ट्रैफिक जैम दिल्ली में लटियंस दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ सरकारी अफसरों और जजों के बंगले के बाहर ऐसे ट्रैफिक जैम क्यों नहीं लगते? वहां पर सड़कों पर गड्ढे क्यों नहीं है? जिस इलाके में ये वीआईपी रहते हैं, अगर व्यवस्थाएं वहां पर उन इलाकों में इतनी शानदार हो सकती हैं कि सड़कें कभी टूटेंगी नहीं, वहां पर कभी सड़कों पर आप कब्जा होते हुए नहीं देखेंगे, अगर वहां 24 घंटे बिजली आ सकती है, पानी आ सकता है, तो फिर आम जनता को ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? एक ही दिल्ली है, उस पूरी दिल्ली में एक ही सरकार है, और उस दिल्ली में रहने वाले सारे नागरिक समान हैं, सबके पास एक ही वोट है। लेकिन दिल्ली का एक इलाका ऐसा है जहां वीआईपी रहते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कैसे बगीचे खिले हुए हैं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, सड़कों पर, फुटपाथों पर किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ है, किसी की रेहड़ी यहां पर लगी हुई नहीं है, और आप देखिए सब कुछ साफ सुथरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर वीआईपी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस इलाके से बाहर जाएंगे और उन जगहों पर जाएंगे, उन स्थानों पर जाएंगे जहां आम जनता रहती है, यह सब गायब हो जाएगा। कल्पना कीजिए, आज अगर यह ऐलान कर दिया जाए कि अब से देश के तमाम बड़े बड़े नेता, सारे सांसद, सारे जज, सारे बड़े सरकारी अधिकारी, सभी मंत्री आज से सिर्फ ट्रेन में सफर करेंगे, हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, तो क्या ट्रेनों की हालत वैसी ही रहेगी जैसी आज आपको दिखाई देती है, या जिस हालत में आम लोग सफर करते हैं? आम लोगों के जीवन में यही लिखा है हमारे देश में। आम लोग जहां भी रहेंगे, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे उनका घर हो, चाहे बिजली पानी की सुविधाएं हो, हर जगह ऐसी ही भीड़ है। जब आम लोगों का सरकारों से भरोसा उठ जाता है, तब वो क्या करते हैं? उसे अब आप इन 2 खबरों से समझिए कि आम जनता कैसे उस भीड़ के बीच में से अपने आप, अपने जुगाड़ से निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि सरकार उसके लिए कुछ नहीं करेगी। इनमें पहली खबर है महाराष्ट्र के पंचगनी से, जहां एक छात्र को परीक्षा देने के लिए अपने कॉलेज पहुंचना था, लेकिन इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जैम लग गया और वो समझ गया कि वो समय पर अपनी परीक्षा के लिए नहीं पहुंच पाएगा।
इसके बाद यह छात्र हवा में पैराग्लाइडिंग करते हुए अपने कॉलेज पहुंचा और अपनी परीक्षा को दे पाया। देखिए तस्वीर, जो पैराग्लाइडिंग करते हुए आप जिसे देख रहे हैं, यह वही छात्र है। उसको समझ में आ गया कि अब वो सड़क से नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सड़क पर जैम लगा हुआ है। उसने एक नया जुगाड़ लगाया, एक नई तरकीब निकाली और पैराग्लाइडिंग करते हुए वो परीक्षा देने के लिए अपने कॉलेज पहुंच गया। दूसरी खबर बिहार के बक्सर से है, जहां 7 लोग नाव से 225 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार से महाकुंभ पहुंच गए और इस दौरान इन्हें रास्ते में ना कोई ट्रैफिक जैम मिला और ना ही कोई भीड़ मिली। इन लोगों ने सोचा कि अगर हम सड़क के रास्ते जाएंगे ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे, अगर ट्रेन से जाएंगे तो भीड़ इतनी है, हो सकता है किसी भगदड़ में मारे जाएं। इन्होंने एक नई तरकीब निकाली और इन्होंने सोचा कि हम अपनी नाव लेते हैं और अपनी बोट लेकर, यह सोचिए, बिहार से प्रयागराज पहुंच गए। इससे आप यह समझ सकते हैं कि जब लोगों का अपनी व्यवस्था से, प्रशासन से भरोसा उठ जाता है, तब वो खुद चीजों को अपने हाथ में लेते हैं और फिर खुद कोशिश करते हैं या फिर खुद कुछ नया जुगाड़ निकालते हैं कि वो अपने दम पर कोई नया तरीका अपनाकर कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, नाव का आइडिया था पूरा। हाँ, नाव का पूरा आइडिया था। क्या वजह रही आप यात्रा शुरू किए? हम लोगों को खुद दिमाग में क्या चला, ऐसी एक बाइक दिमाग घूम के चल दिए। एक बाइक दिमाग में चला कि नाव से ही चलते, हम लोग कुछ अलग करते हैं, नाव से चलकर फिर हम लोग चल दिए। तो आप सोचिए, नाव पर इन लोगों ने लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा कर ली, 500 किलोमीटर से भी ज्यादा आना और जाना। लेकिन क्या इस देश के सारे 145 करोड़ लोग अपने लिए अलग से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? क्या उनके पास इतने साधन होंगे कि वो सड़क को चीरते हुए निकल जाएं हवाई मार्ग से, या फिर पानी के जरिए इस तरह अपना अलग इंतजाम करके जा सके? हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनता जो है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग तो वैसे भी अपना जीवन अपने हिसाब से ही जी रहा है। आपको साफ पानी नहीं मिलता, आप अपने घर में आरओ लगाते हैं। आपको सुरक्षा नहीं मिलती, आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर अपना प्राइवेट गार्ड रखते हैं। आपके पास 24 घंटे बिजली नहीं आती तो आप अपना जेनसेट लगा लेते हैं या फिर और कोई व्यवस्था करते हैं जिससे आपको जब बिजली चली जाए तो आपको बिजली मिलती रहे। यानी आपने अपना अलग पैरेलल व्यवस्था आपने बना के रखी है, बिजली की भी, पानी की भी, बाकी चीजों की भी। बच्चों को आप अपने प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, सरकारी स्कूल का इस्तेमाल नहीं करते। जब बीमार होते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, सरकारी अस्पताल का प्रयोग नहीं करते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग बहुत सारे लोग नहीं करते जो इतने सक्षम है। तो लोगों ने धीरे धीरे अपनी अलग व्यवस्था पहले ही बनानी शुरू कर दी। अब आपको हम ये बताएंगे कि हमारे देश में इतनी सारी भगदड़ है, हमारे देश में इतनी सारी भीड़ आपको हर जगह देखने को मिलती है। जनसंख्या के मामले में हम पूरी दुनिया में अपनी तुलना सिर्फ एक और देश से कर सकते हैं और उसका नाम है चीन, क्योंकि भारत और चीन की जो जनसंख्या है वो लगभग बराबर है। तो अगर हमसे 145 करोड़ लोग कंट्रोल नहीं हो रहे और चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत बार जिसके पास टिकट है वो बाहर रह जाता है और बिना टिकट के लोग अंदर चले जाते हैं, भगदड़ होती है, लोगों की जान चली जाती है। क्या चीन में भी ऐसा ही होता है? चीन अपने यहां अपने 140 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करता है? तो भारत की तरह चीन की आबादी भी लगभग उतनी है, 140-145 करोड़, और वहां भी लोग सबसे ज्यादा भारत की तरह ट्रेन से ही सफर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन में कभी भगदड़ की घटनाएं नहीं होती और इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं, चाहे तो हमारे देश की सरकारें सुन सकती हैं, देख सकती हैं। पहला कारण यह है कि चीन में हर रेलवे स्टेशन पर भीड़ की निगरानी होती है और वहां ऐसे सर्विलांस सिस्टम लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ पर पूरी निगरानी रखते हैं, रियल टाइम निगरानी, भीड़ का सर्विलांस होता है। भारत में अधिकतर रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे तो हैं, लेकिन उससे भी भीड़ की निगरानी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था इसके अलावा है नहीं। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें तो आती रहती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। दूसरा, चीन में अगर किसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती है तो उस स्टेशन के एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसे कदम नहीं उठाए जाते। तीसरा, चीन में रेलवे स्टेशन पर आने जाने का रास्ता
अलग अलग होता है, आने का अलग जाने का अलग, लेकिन भारत के रेलवे स्टेशन पर, ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर ऐसा नहीं है। चौथी बात, चीन में ज्यादातर ट्रेन लेट नहीं होती, जिससे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव हमेशा कम रहता है, क्योंकि ट्रेन समय पर आती है और ट्रेन में बैठकर यात्री स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। जबकि हमारे देश में ट्रेनों के लेट होने से बड़ी संख्या में हजारों यात्री जो हैं वो स्टेशन पर इंतजार करते रहते हैं। जो ट्रेन 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लेट है, उसके यात्री भी इंतजार कर रहे हैं, और अब जो ट्रेन आने वाली है उसके यात्री भी पहुंच चुके हैं, और आने वाले 5 घंटों में जो ट्रेन आएगी उसके यात्री भी पहुंच चुके हैं, जिससे स्टेशन पर दबाव बढ़ जाता है। और दिल्ली की घटना में भी बिल्कुल यही हुआ था। सबसे बड़ी बात, चीन में लोग अनुशासित हैं और सरकार के बताए हर नियम का पालन करते हैं, और वहां एक ही लाइन को फॉलो किया जाता है। जबकि भारत में लोग अनुशासित नहीं हैं। लोग स्टेशनों पर बनी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, ट्रेन में चढ़ते समय और उतरते वक्त धक्का मुक्की जरूर करते हैं और अनुशासित नहीं रहते। इसलिए व्यवस्था को तो बदलना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही लोगों को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। लोगों को अपने अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। आज हमने आपके लिए एक विश्लेषण करने की कोशिश की, क्योंकि आप जहां भी हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग से हैं, झोपड़ी में बैठकर हमें देख रहे हैं या बड़े बड़े बंगले में बैठकर आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं। आप भी जब अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और ये भीड़ अब आपकी जिंदगी बन चुकी है। लोगों को इस भीड़ की आदत पड़ चुकी है, और इसलिए ये भीड़ हमारे देश के लगभग 150 करोड़ लोगों को अपनी सही मंजिल तक पहुंचने से रोकती है, उनका समय बर्बाद करती है, उनके मेंटल हेल्थ को खराब करती है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश के लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, पसीनों में नहाए रहते हैं। जब उनकी यह स्थिति होगी तो वो कैसा काम करेंगे, कितना काम वो कर पाएंगे, कितने प्रोडक्टिव रह पाएंगे, कैसे अपने काम के जगह पर, अपने दफ्तर पर समय से पहुंच पाएंगे, काम करने के बाद कैसे समय से अपने घर पहुंच पाएंगे, कैसे 7-8 घंटे की अच्छी नींद ले पाएंगे। और जिस देश में करोड़ों लोगों की संख्या ऐसी हो जो हर रोज इस भीड़ में फंसे रहते हैं, जो हर रोज परेशान रहते हैं, वो देश फिर कैसे आगे बढ़ेगा? वो देश इस भीड़ में फंसकर रह जाएगा। अब आप ये देखिए कि जब लोगों का इस भीड़ में दम घुटने लगता है, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और उन्हें लगता है कि पूरा जीवन उनका इस भीड़ में यहीं खड़े खड़े फंसे फंसे निकल जाएगा, तब वो यहां से भागने के लिए, निकलने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। अमेरिका ने 112 अवैध प्रवासियों के तीसरे जत्थे को अपने एक मिलिट्री विमान से वापस भारत भेजा है, और अब तक 3 चरणों में कुल मिलाकर 332 अवैध भारतीय भारत से, अमेरिका से भारत आ चुके हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से, खतरनाक जंगलों से, नदियों को पार करते हुए भूखे प्यासे अमेरिका में किसी तरह दाखिल होना चाहते थे। और इस डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए इन लोगों ने 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए। इन 332 लोगों में से 268 ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूट से अमेरिका जाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच दिया, 12 लाख से 40 लाख रुपए का लोन लिया, उधार पैसा लिया। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, अपनी पूरी जीवन की जो उनकी पूंजी है सब लगाने के बाद भी, ये लोग फ्लाइट से अमेरिका नहीं गए, बल्कि खतरनाक जंगलों से और नदियों के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे। और ये जोखिम लोग क्यों उठाते हैं? ये जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि ये भीड़ में फंसे रहने से भारत से निकलना ज्यादा बेहतर समझते थे और अमेरिका में अच्छा जीवन जीने का सपना देखते थे। ये उस भीड़ में नहीं खड़े होना चाहते थे। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पंजाब से विदेश जाने वाले 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर, जमीन, कार या ट्रैक्टर तक बेच दिया, और 56% लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए का कर्ज लेकर विदेश गए हैं। अगर इन सभी लोगों के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो पंजाब के लोगों ने अकेले विदेश जाने के लिए ही 14,342 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 5,639 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जमीन, मकान या वाहन बेचकर विदेश जाने के लिए जुटाए। और इसका कारण यही था कि ये लोग भारत की इस भीड़ से मुक्ति चाहते थे।
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का दर्द बस इतना नहीं है कि उन्हें वापस भेज दिया गया, बात इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, मतलब कि जमीन थी हमारे पास, वो बेची और गहने थे। जमीन 1 किला बेच दी। 1 किला ही था और भी नहीं, बस इतनी एक ही थी, एक ही बेची। हाँ, एक बेची। कितने की बेची? वो बेची 25 की। बाकी फिर कैसे किया? बाकी गहने थे दोनों बहनों के। आप 2 बहनें आपकी? हाँ। शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो चुकी। आप अकेले ही हो? हाँ, मैं अकेला। तो अभी आपने क्या सोचा है जितेंद्र, क्या आगे क्या रास्ता है? आगे कुछ नहीं, बस बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इंडिया रह के कोई अपना काम चलाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। लाखों का कर्ज लिया, जमा पूंजी, जमीन, मकान, अमेरिका के सपने के लिए कुर्बान कर दिया और लौट के वापस वहीं आ गए जहां से चले थे। 45 लाख में बात हुई थी, 45 लाख ले चुका हमारे से। हाँ जी, वहाँ जाने से पहले 45 लाख ले चुका जी हमारे से। बाकी क्या हुई थी और कहाँ पैसे दिए, कितनी किस्तों में दिए, कैसे दिए? पैसा तो ऐसा दिए किस्तों में, पहले उन्होंने 20 लाख मांगे, उसके बाद फिर वो पहुँचने के बाद बोलते रहे अभी मेरे को इतने पैसे दो, भाई मैं आके जब इसको आगे भेजूंगा, फिर वो अपना पैसे पूरे ले चुका था। यहाँ से जाने से पहले अमेरिका का सपना और जेब में लाखों थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ लाखों का कर्ज है और उसे लौटाने का कोई जुगाड़ नहीं। 90 लाख रुपये लग गए जी दोवें भरा। हरियाणा का अनुज अपना मकान बेचकर अमेरिका गया था और अब उसे वापस भेज दिया गया। 65 लाख रुपए हमारे से लिए गए थे कि भाई हम आपको सेफ पहुंचाएंगे और वहाँ काम भी दिलवाएंगे, जो बॉन्ड होगा वो भी भरेंगे। ऐसी ही कहानी अमेरिका से डिपोर्ट किए गए ज्यादातर लोगों की है और आज ये सभी लोग कर्ज में डूबे हैं। सवाल ये है कि अब ये भारत में लौटकर क्या करेंगे और लोगों का कर्ज कैसे चुकाएंगे। आज तक ब्यूरो। पूरे देश में दिल्ली के लोग तो हैं ही, लेकिन पूरे देश में लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, अब उनकी जगह बीजेपी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सब नाम जानना चाहते हैं। अब आप ये देखिए, हम आपको नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन तिथि बता सकते हैं, स्थान बता सकते हैं। तिथि है 20 फरवरी, समय है 4:30 बजे और स्थान है दिल्ली का रामलीला मैदान। तो जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये रामलीला मैदान पर होगा और ये वही जगह है जहां से अरविंद केजरीवाल ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन अब केजरीवाल को हराने के बाद बीजेपी जब अपने मुख्यमंत्री का और दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगी तो उसी जगह से करेगी। इससे पहले 19 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और इस रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें एक नाम है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जो आम आदमी पार्टी के लहर में भी विधानसभा का चुनाव जीते थे और वो बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये दो नाम अभी चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता। इसके अलावा नाम तो और भी है, लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो क्या इन्हीं विधायकों में से एक होगा? क्या प्रवेश वर्मा को बीजेपी इतना बड़ा नेता समझेगी कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या फिर कोई नया सरप्राइज आ जाएगा मध्य प्रदेश की तरह या राजस्थान की तरह? और एक चीज और भी हो सकती है, वो ये कि हो सकता है बीजेपी दिल्ली के बाहर जाकर अपने किसी और बड़े नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे। यानी एक ऐसा नेता जिसके बारे में अभी आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, वो एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां से खबर निकालना बहुत मुश्किल है। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी अभी ये बात नहीं पता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए पूरे देश को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा और हो सकता है
आने वाले 1 दिन में या 1.5 दिन में आपको यह पता चले कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वही होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 सीढ़ियां बहुत सरल हैं, लेकिन सबसे कठिन है 5वीं सीढ़ी, और वो है निभाना।